दोस्तों नमस्कार। सत्ता की चाबी तो आदिवासियों के हाथ में ही रहती है। यह मुहावरा नहीं है बल्कि झारखंड का सच है। और झारखंड के पहले चरण के वोटिंग में वह सत्ता की चाबी आदिवासियों के हाथ में रही और दूसरे चरण में उस पर मोहर लग जाएगी। पहले चरण में आदिवासी बहुल इलाके, खास तौर से जो 20 सुरक्षित इलाके एसटी के लिए हैं, वहां पर वोटिंग का प्रतिशत पिछली बार की तुलना में कम नहीं हुआ। पिछली बार की तुलना में इस बार तकरीबन 1.5% वोटिंग ज्यादा ही हुई। पिछली बार तकरीबन 65%, इस बार तकरीबन 65% वोटिंग हुई है। और इस वोटिंग के पैटर्न ने कई संकेतों को उभार दिया। खास तौर से आदिवासी इलाकों में जो सवाल बीजेपी उठाती रही कि वहां घुसपैठ हो रही है, आदिवासी कम हो रहे हैं, उनकी जमीन छीनी जा रही है, इसका असर कितना हुआ। और आदिवासियों के बारे में माना जाता है कि वह दरअसल एक तरीके से वोट करते हैं और बढ़ते नहीं हैं। यह सवाल सिर्फ संथाल परगना का नहीं है, बल्कि कोल्हान के इलाके में भी यही स्थिति रही है। लेकिन इस बार कोल्हान के इलाके से चंपई सुरेन साथ आकर खड़े हो गए। बीजेपी के तो यह माना जाने लगा कि दरअसल कोल्हान में इस बार बीजेपी की दखल होगी। लेकिन 20 विधानसभा की वह सीटें जो सुरक्षित हैं, आदिवासियों के लिए पिछली बार सिर्फ खूंटी के इलाके में, जो रांची से लगा हुआ इलाका खूंटी का है, उसकी 2 सीटों पर ही बीजेपी जीत पाई थी। बाकी 17 सीटें 20 में से गठबंधन यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के पास चली गई थी। जेवीएम ने एक सीट जीती थी। जेवीएम यानी बाबूलाल मरांडी। इस बार वह बीजेपी के साथ है। लेकिन झारखंड के इस चुनाव पैटर्न के भीतर के कुछ सच पहले समझ लेने चाहिए। झारखंड में कौन मुख्यमंत्री होगा? वो आदिवासी होगा या नहीं होगा? वो कौन सा चेहरा होगा? बीजेपी ने इस चेहरे पर बिल्कुल काम नहीं किया। बीजेपी की मुश्किल यह रही कि उनके अपने जो आदिवासी नेता है, वह राजनीतिक तौर पर सक्रिय दिखाई नहीं दिए। वो चाहे बाबूलाल मरांडी हो या फिर अर्जुन मुंडा हो। इस दौर में चंपई स्वर्ण को जगह जगह पर उनको मंच पर लाया जरूर गया, खास तौर से कोल्हान के इलाके में। लेकिन बावजूद इसके बीजेपी के दौर यानी उनकी सत्ता के दौर में आदिवासियों को लेकर उठने वाले सवाल आदिवासियों के भीतर लगातार गूंजते रहे। इस दौर में बीजेपी की कमान अमित शाह ने संभाली। उनके साथ 2 राज्य, खास तौर से असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा और देश के कृषि मंत्री, जो इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, राज सिंह चौहान, यही तीनों पूरी की पूरी विसात को बिछाते चले गए। और यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि बीजेपी के प्रचार का काम धाम भी वहां के स्थानीय लोगों के हाथ में था नहीं, जो इस चुनावी पैटर्न के दौर में उनके दुख, आक्रोश या इन सारी परिस्थितियों के साथ उभर कर भी आया। यानी बीजेपी जिस झारखंडी के साथ जुड़ना चाहती थी, उस झारखंडी की मौजूदगी चुनाव प्रचार के वक्त और बिसात बिछाने के वक्त नजर नहीं आ रही थी, तो संवाद एक तरफा सा लगने लगा। दूसरी तरफ जो भ्रष्टाचार का आरोप हेमंत सोरेन पर लगा हुआ था, उस भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया ही नहीं गया। और कितने महीने जेल में रखा गया, क्यों रखा गया, ये सारे सवाल इस दौर में आदिवासियों के जहन में गूंजते रहे। और अपने जेल में जाने की प्रक्रिया खुद हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन, यह 2 चेहरे झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रचार के तौर पर नजर आए। यहां पर एक तीसरा सवाल भी है। झारखंड के भीतर अक्सर झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी टकराते जरूर हैं, लेकिन उनकी सत्ता मिलने के पीछे की वजह अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कांग्रेस होती है, तो फिर बीजेपी के पीछे आंसू होता है, जो स्टूडेंट यूनियन से चुनाव में दखल देता है और उसका अच्छा खासा प्रभाव भी है। लेकिन यह दोनों अगर अपनी अपनी जगह पे वोट ट्रांसफर ना करा पाए या प्रभावी ना रहे, तो दोनों को मुश्किल हो जाती है, बीजेपी को भी और झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी। अब यहां पर सवाल है कि 43 सीटों में से झारखंड मुक्ति मोर्चा सिर्फ 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूत थी। कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन कांग्रेस 50 पर से ज्यादा मजबूत नहीं थी। आरजेडी के पास 5 सीट थी, लेकिन इन 5 सीटों के भीतर भी वह डगमगा हुई एक सीट से मरिया, आप कह सकते हैं। लेकिन इससे हटकर वह कहीं मजबूत कैसे होगी? वह मैक्सिमम 2 सीट के आगे बढ़ नहीं पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कमोवेश 43 में से सारी सीटें मत कहे
36 सीटों पर वह चुनाव लड़ रही थी और वो अपनी जगह पर अपनी ताकत के साथ थी। उसे भरोसा था आंसू का वोट शिफ्ट होगा। इस दौर में एलजेपी को साथ ले आई तो उसका भी छिटपुट वोट होगा। जो जातीय समीकरण के हिसाब से होगा वह भी शिफ्ट होगा। जनता दल यूनाइटेड आ गई, उसका वोट भी शिफ्ट हो जाएगा। और इन सब के साथ जो बिखरी हुई वोट की परिस्थिति थी, उसमें कोई सेंध लगाएगा तो 5-7 सीटों पर सेंध लगाने की स्थिति में एआईएमआईएम होगा, लेकिन उसका लाभ भी उन्हें मिल जाएगा। जयराम मेहत अपनी जगह पर मजबूत होंगे, उसका लाभ भी उन्हें मिल जाएगा। ये बीजेपी के एक समीकरण थे इस चुनाव को लेकर, और वोटिंग ने अपने तौर पर जो बताया और दिखाया। सबसे पहले उस आकलन को समझ लीजिए कि 70% से ज्यादा वोटिंग बाराकोड़ा, घाटशिला, सिसई, लोहरदग्गा, खरसावां हुई है और 65 से 70% के बीच में कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो इससे पहले उस रूप में नहीं आती थी, लेकिन इस बार लगभग 65 से 70 के दायरे में दर्जन भर विधानसभा आए हैं। मझगांव है, चक्रधरपुर है, चाईबासा है, सिमडेगा है, सरायकाले है, मांडर है, मनिका है, लातेहार है, तोरपा है, खोटी है, गुमला है, गढ़वा है, भवनाथपुर है। और जो 60 से 65 के बीच की परिस्थितियों में था, उसमें पोटका है, झुक सलाई है, सिमरिया है। रांची में सबसे कम 51 पर वोटिंग हुई। लातेहार जैसी जगह पे, जो कि एक दौर में नक्सल प्रभावित इलाके के तौर पर जिसकी पहचान थी, 69 पर वहां पर वोटिंग हुई है। और इन मुद्दों के दायरे में 2-3 बात और लगातार चलती चली गई। उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण है कि बीजेपी की सत्ता जब पिछली बार थी रघुवर दास की, तो वह छोटा नागपुर टेंडेंस एक्ट और संथाल प्रजना एक्ट जो 2011 का था, उसको जो बदलने का प्रयास था, वह कहीं ना कहीं आदिवासियों की पहचान को लेकर लगातार सवाल उठा रहा था और उसको आदिवासियों के जहन में झारखंड मुक्ति मोर्चा डालने में सफल हो गई। लेकिन इसके बाद एक दूसरा सवाल आता है, इस दौर में अपने साथ जो लिया क्या उसका लाभ मिला? बीजेपी को वो चंपई सोरेन हो, उनका बेटा बाबूलाल हो, जो घाटसला से खड़े हुए, अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा पोटका से खड़ी हुई, मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा जगन्नाथपुर से खड़ी हुई, रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास जो ईस्ट जमशेदपुर से खड़ी हुई। ये सारे मैसेज हैं कि किस तरीके से बीजेपी ने एक अपनी व्यू रचना की। लेकिन सवाल यहां पर यह भी है कि झारखंड में कभी भी कोई 2 बार लगातार जीता नहीं है। अगर वहां के इतिहास को आप परखें तो बाबूलाल मरांडी पहले सीएम थे, उसके बाद वहां पर अर्जुन मुंडा जरूर आते हैं। बाबूलाल मरांडी बाहर किए जाते हैं, लेकिन उस टर्म के भीतर वह आते हैं। 2000 में रज बना, 2003 तक बाबूलाल मरांडी, 3 से 5 तक अर्जुन मुंडा आ जाते हैं। उसके बाद शिबू सोरेन की मौजूदगी होती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा आता है, फिर अर्जुन मुंडा लौटते हैं, फिर मधु कोड़ा जो एक निर्दलीय विधायक थे और किसी को बहुमत नहीं मिल पाया था तो उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया, वो बन गए। फिर शिबू सोरेन आते हैं, फिर हेमंत सोरेन की आती है। इस बीच में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। फिर रघुवर दास आते हैं, फिर हेमंत सोरेन आते, यानी लगातार 2 बार कोई जीता नहीं है। तो क्या इस बार इतिहास रचा जा रहा है? खास तौर से आदिवासी बहुल इलाके जिनका हम जिक्र आपसे करना चाह रहे हैं, उसमें जो मुख्य रूप से सीटें हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पिछली बार जीती थी और कांग्रेस जो पिछली बार जीती थी, उसमें क्या सेंध लगा पाई? बीजेपी इसका जवाब फिलहाल नहीं आ रहा है, यानी मुकाबले में वोटिंग शायद कम हो, लेकिन जीत बीजेपी की होगी, यह बात निकलकर आ नहीं पा रही है। और ये स्थिति वह मानकर चल रहे थे कि खास तौर से सरायकालेका की सीट, सरायकाले सीट चंपईश्वर जीतेंगे, लेकिन वह खुद शिफ्ट हुए हैं। लेकिन उनका बेटा चुनाव जीत पाएगा, यह एक असंभव सी स्थिति है जो वहां पर खुलकर नजर आया। उसमें आप एक एक देखिए तो सरायकाले खासे चंपईश्वर की स्थिति मजबूत है। जगन्नाथपुर में गीता कोड़ा इसलिए चुनाव जीतें, वहां बड़ी तादाद कोड़ा वोटर्स जो हैं उनकी है। लेकिन घाटशिला में चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन है, उनका जीतना मुश्किल है। वहां से जो मिनिस्टर भी थे, एमएलए भी थे, रामदास सोरेन, उनके पक्ष में वोटिंग बहुत साफ तौर पर नजर आ रही है। कांग्रेस क्यों मजबूत नहीं आई? कांग्रेस का कोई चेहरा नहीं है जो कि सीधी बार्गेनिंग वोटरों से कर सके या जेएमएम से कर सके कि हमारा वोट आपको ट्रांसफर होगा और इस रूप में होगा, यानी
पहला मैसेज ये है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन की पार्टी अपने तौर पर मजबूत है और अपने तौर पर कांग्रेस मजबूत नहीं है। यह एक सेटबैक है। जीएमएम के लिए जमशेदपुर पूर्व से अजय कुमार, जो वहां एसपी रह चुके हैं, वह चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उनके सामने रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू, जिनके पक्ष में वोट जाता हुआ दिखाई दिया। लेकिन पोटका में अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा चुनाव जीत पाएगी, इसमें कई सवाल है। और संजीव सरदार, वहां के जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, वह चुनाव उनके पक्ष में जाता हुआ दिखा। मनोहरपुर में जो सिंभू के एमपी जोभा मांझी, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के थे, उनके बेटे जगत मांझी का पक्ष ज्यादा बढ़ता हुआ अच्छा दिखाई दिया। वहां से आंसू के दिनेश चंद्र बोई पाई चुनाव लड़ रहे हैं, वह कमजोर नजर आए। लोहरदग्गा में झारखंड मुक्ति मोर्चा रामेश्वर उरांव, जो वित्त मंत्री भी रहे, उनके खिलाफ आंसू के उम्मीदवार थे नीरू शांति, लेकिन यहां पर जेएमएम के उम्मीदवार के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दिया। रांची बड़ी बेहतरीन जगह है, वोट का परसेंटेज कम हुआ और यह बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि 7 बार सीडी सिंह वहां पर चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन रांची के भीतर के मुश्किल हालातों में पहली बार यह सवाल मुद्दा बन गया कि 7 बार आप जीते हैं, आपने किया क्या है। हालांकि वह लोगों के बीच रहते हैं, बावजूद इसके राज्यसभा की मेंबरा जो पहली गई, वहां से महुआ मांझी, उनको चुनाव मैदान में उतारा गया। वह बबरी के मुकाबले की स्थिति में इस चुनाव को लाकर खड़ा कर चुकी है, जो शायद बीजेपी, जो शहरी इलाकों में माना जाता है, वह चाहे धनबाद का इलाका हो, बकारो का इलाका हो, यहां पर माना जाता है बीजेपी का। शहरी इलाकों में माना जाता है, वह चाहे धनबाद का इलाका हो, बकारो का इलाका हो, यहां पर माना जाता है बीजेपी का उम्मीदवार, तो शहरी वोट बीजेपी के पक्ष में जाता है। लेकिन अगर रांची में डावाडोल स्थिति शहरी वोटर के बीच हुई है, तो फिर यह मुश्किल हालात है। चतरा में आरजेडी रश्मि प्रकाश, जो मंत्री सत्यानंद भोक्ता की बहू है, और उनके खिलाफ एलजेपी के जनार्दन पासवान, दोनों का कोई कैडर नहीं है। लेकिन यहां पर वोटिंग परसेंटेज में जतरा में देखिएगा तो आदिवासी मुस्लिम एक साथ एक मुश्त आरजेडी के पक्ष में, और यह कई जगहों पर मौजूद रहा जहां पर मुस्लिमों की तादाद है, और वह कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में एकजुट वोट दे रहे हैं, जो इस बार नजर भी आया। खास तौर से वोट परसेंटेज बढ़ने जो परिस्थिति थी वह भी नजर आई। लेकिन यहां एक चीज और महत्वपूर्ण है, बीजेपी ने अपनी विसात सेंट्रल लीडरशिप के आश्रय इसलिए बिछाई क्योंकि अक्सर इलेक्शन के द्वार में होता क्या था कि पॉलिटिकल फंडिंग होने लगती थी, और पॉलिटिकल फंडिंग जो होती थी वह कोयलांचल के इलाके से होती थी, और कोयलांचल के इलाके के भीतर में जहां जहां कोयला उसके जरिए, जैसे बेरमो का इलाका है, बोकारो का इलाका है, इस बार उस पर पूरे तरीके से रोक लगा दी गई। दूसरी परिस्थिति थी कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो अधिकारी है प्रशासनिक तौर पर, वह झारखंड मुक्ति मोर्चा की सत्ता से उतने खुश नहीं है। तो क्या उनका रूठना, क्योंकि अगर ध्यान दीजिए तो जो चुनाव आयोग के कोयलांचल में एडिशनल ऑब्जर्वर थे, उन्होंने इस बार चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद ऐसी व्यवस्था की कि वहां पर कोई बिजनेस कोयला को लेकर नहीं होगा। लेकिन इसके पैरेलल में अगर जो हम ब्यूरोक्रेट्स का आपसे जिक्र कर रहे हैं, जैसे रांची के डीसी थे छवि रंजन या फिर पूजा सिंगल, जो माइनिंग की सेक्रेटरी हुआ करती थी, सत्ता के अनुकूल तो काम किया, लेकिन उनके साथ सत्ता उस रूप में खड़ी नजर नहीं आई, तो उनके भी भीतर भी बहुत सारे सवाल हैं। उसके बाद अगर अन्य मुद्दों के आसरे आप पाए, उससे पहले हम आपको एक तस्वीर दिखला चाहते हैं कि किस तरीके से पूरी के पूरी वोटिंग अलग अलग इलाकों में जो तस्वीरें निकल कर आई, वह बता रही है कि उत्साह इसलिए ज्यादा था, इस चुनाव में परिवर्तन था या गुस्सा था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री को जेल डाला गया, क्यों डाला गया, और करप्शन को मुद्दा क्यों नहीं बनाया गया? आदिवासियों की जमीन कौन छीन रहा है, घुसपैठ कैसे हो रही है, इसको लेकर लोग वोट देने निकले थे, या 2019 में शहरी वोटर कम निकले थे, बीजेपी के प्रति उदासीन थे, इस बार वो निकले। जरा वोटिंग परिस्थितियों के साथ इन तस्वीरों को देखिए। आदिवासियों इलाकों में बड़ी तादाद में लोग वोट देने सुबह से ही निकल आए थे, और बीजेपी जानती थी कि आदिवासियों के जरिए आदिवासी का वोट साधना होगा।
लेकिन पैटर्न जो बीजेपी के भीतर का था, उसमें अगर असम के मुख्यमंत्री हैं, देश के कृषि मंत्री है, अमित शाह की मौजूदगी है, अर्जुन मुंडा गायब हुआ है, बाबूलाल मरांडी कहीं नजर नहीं आ, यह सारी परिस्थितियों ने कहीं एक गालमेल की स्थिति की। हालांकि आदिवासियों के वोट मिल जाए, इसके लिए चंपई स्वर्ण मैदान में उतारा गया, गीता कोड़ा को उतारा गया, सुदर्शन भगत जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, उनको लाया गया, समीर उरांव जो कि एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, उनको लाया गया, अरुण उरांव एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, वह भी चुनाव मैदान में। लेकिन इन सब के बीच झारखंड का एक सच और समझना होगा। झारखंड में बड़ी तादाद में लोग क्रिश्चियन हो चले हैं, यानी धर्म परिवर्तन जिसका जिक्र बार बार आरएसएस और बीजेपी करती और उसे रोकने का प्रयास भी करती है। और लेकिन इन सब के बीच जब आदिवासियों का सवाल सीएए, एनआरसी के मद्देनजर गूंजने लगा और समान नागरिक संहिता के भीतर अमित शाह का यह भाषण रहा कि आदिवासियों को उसमें शामिल नहीं किया जाएगा, तो एक मैसेज यह भी आया कि क्या वाकई अब आदिवासी उस हिंदू समाज में नहीं है जो हिंदू समाज को लेकर आदिवासी पहले विरोध करते थे। या फिर जब आप समान नागरिक संहिता का जिक्र करते हैं तो आदिवासी क्यों नहीं है। इस परिस्थिति ने बड़ी उपो की स्थिति झारखंड के वोटरों में और गैर आदिवासी दोनों में खड़ी की। इसीलिए आदिवासियों की जो 20 सीट है और पिछली बार 17 सीट चली गई थी, वह सीधे तौर पर जेएमएम और कांग्रेस के पास। इस बार भी उसमें कोई पिलर दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हाँ, एक आध सीट जेएमएम की बढ़ सकती है, का सीट कांग्रेस की कम हो सकती है, ये हो सकता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति वहां पर नजर नहीं आई। लेकिन बाबूलाल मरांडी का जो लाभ लेना चाहिए था, बीजेपी को वह लाभ ले नहीं पाई। और इस दौर में सभी अपने आप को बड़ा नेता, चूंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली पहुंच गए, केंद्रीय मंत्री बन गए, उनका संवाद वहां पर खत्म हो गया। तो कोई संवाद बनाने के लिए बीजेपी का नेता जिस संवाद को बनाने के लिए जिन शब्दों का या जिस डायलेक्टिकल का जो इस्तेमाल कर रहा था, उसमें चीजें फिट बैठ नहीं रही थीं। जो आदिवासियों के साथ चीजें खड़ी हो जाए और कोल्हान के इलाके में जो यह माना जा रहा था कि चंपई सोरेन उनका प्रभाव खूब होगा, वो दरअसल ईस्ट सिम्बो हो या वेस्ट सुमोम या सरायकिला हो, यहां पर नजर नहीं आया। और इन इलाकों के जो सुरक्षित एसटी की सीटें, वहां भी नजर नहीं आया। इसमें कोई दो मत नहीं, चंपई सोरेन अपना चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन बेटे को नहीं जिता पाएंगे। तो बेटे को नहीं जिता पाएंगे तो बाकी उम्मीदवारों को कैसे जिताएंगे। और चंपई सोरेन की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी बड़ा हिस्सा जमशेदपुर का आ जाता है, जो शहरी मिजाज का है, यानी बीजेपी का वोट बैंक अपने तरीके से इंटैक्ट है। और वो इंटैक्ट होने की वजह यही है कि अगर पुराना परसेंटेज आप बीजेपी का निकाल कर देखें तो इसमें बहुत साफ दो बातें होंगी कि बीजेपी 33 पर पिछली बार विधानसभा में ले गई थी, लोकसभा में 50 पर तक लेकर आई थी सीटों को, लेकिन उसके बावजूद भी इस बार वो 33 पर से 35 पर के बीच में ही रेंगती नजर आ रही है। झारखंड के इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस अपनी अपनी कंसीट एनसी में जेएमएम 23 से 25 पर के बीच में है, लेकिन कांग्रेस कम से कम 10 से 15 के बीच में है। ये बहुत साफ तौर पर नजर आया। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण बात थी कि आंसू का वोट बैंक लगभग 78 पर का है, और वो वोट बार क्या कम हो गया है क्योंकि एग्रेसिवली बीजेपी मैदान में उन मुद्दों के आसरे थी जहां वह चाहती थी कि घुसपैठ का मुद्दा आदिवासियों के बीच चलते चले जाए। और आंसू के लिए यहीं पर संकट था, और बड़ा संकट तो युवाओं को लेकर भी था, क्योंकि बेरोजगारी की स्थिति भी एक मुद्दे के तौर पर मौजूद थी। यानी 4 सवाल आखिर में निकल कर आते हैं। पहला सवाल यह है कि पूरी स्ट्रेटजी पहले राउंड में यह बहुत साफ तौर पर नजर आई कि बीजेपी की अपनी स्ट्रेटजी केंद्रीय या राष्ट्रीय नेताओं के आसरे जो झारखंड के नहीं है, वही पूरी बिसात बिछा रहे थे जो नेगेटिव में चला गया। और दूसरी तरफ पति पत्नी दोनों हेमंत सोरेन कल तक अकेले थे। जेल में जाने के बाद कल्पना सोरेन भी पॉलिटिकली एक्टिव हुई और बहुत तीखे तरीके से एक्टिव हुई, और इन दोनों के चेहरों के आश्रय इन्होंने हर कॉन्स्टिट्यूंसी को अपने दायरे में लाने की कोशिश की। ये पहला हिस्सा जो प्रचार प्रसार का जाता है, जो इनके पक्ष में जाता है।
दूसरी परिस्थिति सीधे तौर पर उस आदिवासी बेल्ट को लेकर जुड़ी है जिनके भीतर यह मुद्दा काम किया या नहीं किया। इस मुद्दे के नहीं, काम करने का मसला यह था कि बड़ी तादाद में आदिवासियों का धर्म परिवर्तन बहुसंख्य तौर पर हुआ है और क्रिश्चियन व जाहिर तौर पर कहा जाता है कि वह बिशप की तरफ से जो आता है वह करते हैं। और इसमें कोई छुपी हुई बात होनी नहीं चाहिए कि जो धर्म परिवर्तन को लेकर लड़ाई बीजेपी की है, सीधा टकराव क्रिश्चियनिटी और वहां पर धर्म परिवर्तन करने वालों को लेकर है। इसीलिए जो आदिवासी कल्याण संघ है या वनवासी कल्याण आश्रम है, जो संघ के लोग हैं, इस बार वह सक्रिय नजर आए। उनका सक्रिय होना भी बहुत पॉजिटिव तौर पर आदिवासी बेल्ट में अनुकूल बीजेपी के हो नहीं पाया। और तीसरी परिस्थिति खुद आदिवासियों से जुड़े मुद्दे और आदिवासियों का एक लकीर पर चलना है। वोट देंगे तो जिसको तय कर लिया उसको वोट देंगे और उनसे जुड़े मुद्दों को कौन उठा रहा है उस दिशा में जाएंगे। तो इन तीन परिस्थितियों ने एक लकीर बहुत साफ खींच दी है। क्या वाकई पहले चरण के संकेत हैं कि झारखंड एक इतिहास रचने जा रहा है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ, उस दिशा में होने जा रहा है? यानी क्या हेमंत सोरेन, जो एक वक्त में सबसे कमजोर थे और एक आसान तरीका लग रहा था, बीजेपी जीत जाएगी और धीरे धीरे बीजेपी ने खुद के अपने प्रचार के तौर तरीकों से उसे मुश्किल बना दिया? शायद यह स्थिति इस पहले चरण में जरूर नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।